नमस्कार एंड वेलकम टू माइंड मैप वाला, आपका स्मार्ट रिवीजन हब। इस सेशन में हम फिजिक्स के सबसे स्कोरिंग और सबसे सेफ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम। ये वही चैप्टर्स हैं जहां थ्योरी क्लियर हो, डेफिनेशंस याद हो, डायग्राम सही बना हो, तो मार्क्स ऑलमोस्ट गारंटीड होते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, ये वो यूनिट है जहां स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क से ज्यादा नंबर दिलाता है। तो सबसे पहला सवाल यही है, इसे सब लोग जैकपॉट यूनिट क्यों कहते हैं? ऐसा क्या खास है इसमें कि इतनी गारंटी से मार्क्स मिलते हैं? देखिए, कारण बहुत सीधा है, कम मेहनत में ज्यादा नंबर। अगर आप सिलेबस का वेटेज देखें तो सेमीकंडक्टर से सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों में 7 से 10 नंबर के सवाल पक्के हैं, और कम्युनिकेशन सिस्टम बिहार बोर्ड और जेईई नीट के लिहाज से बहुत जरूरी है। ये टॉपिक ज्यादातर थ्योरी और कॉन्सेप्ट बेस्ड है। मतलब कोई बहुत मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं है। बहुत कम है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि एफर्ट टू मार्क्स रेशियो बहुत अच्छा है। बिल्कुल, मतलब एक स्टूडेंट यहाँ 5 घंटे लगाकर शायद उतने नंबर ले आए जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जैसे मुश्किल टॉपिक में 10 घंटे लगाकर भी ना आए। बिल्कुल एकदम सही पकड़ा आपने। ये सिर्फ आसान होने की बात नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। और सबसे बड़ी बात स्ट्रेटेजी ये है, रटना नहीं, समझना है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को एक बार पकड़ लिया तो नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए इस जैकपॉट यूनिट को एकदम स्क्रैच से समझते हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? बहुत अच्छा सवाल। ये सफर शुरू होता है ये समझने से कि सिलिकॉन जैसे मटेरियल मेटल्स और इंसुलेटर से अलग क्यों है। इसे समझने के लिए हमें एनर्जी बैंड थ्योरी का सहारा लेना होगा। एनर्जी बैंड थ्योरी? हाँ, किसी भी सॉलिड में दो तरह के एनर्जी बैंड होते हैं, एक है वैलेंस बैंड और दूसरा है कंडक्शन बैंड। इसे किसी आसान एनालॉजी से समझ सकते हैं ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए? बिल्कुल, वैलेंस बैंड को समझिए भरा हुआ घर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आराम से रहते हैं। ठीक है। और कंडक्शन बैंड को समझिए खाली मैदान। अब करंट तभी बहेगा जब इलेक्ट्रॉन घर से निकलकर मैदान में खेलने जाएं, यानी कंडक्शन बैंड में जाएं। इन दोनों बैंड्स के बीच की दूरी को हम कहते हैं एनर्जी गैप या ईजी। मतलब घर और मैदान के बीच की खाई। परफेक्ट। अब तीनों को इसी एनालॉजी से समझते हैं। पहला, मेटल्स। यहाँ घर और मैदान एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं। कोई खाई है ही नहीं। कोई खाई नहीं है। एनर्जी गैप लगभग 0 है, यानी ईजी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसलिए इलेक्ट्रॉन जब चाहें घर से मैदान में आ जा सकते हैं। और मेटल्स बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। और इंसुलेटर में इसका ठीक उल्टा होता होगा, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक? एकदम उल्टा। इंसुलेटर में घर और मैदान के बीच बहुत बड़ी खाई होती है। ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईजी 3 ईवी से भी ज्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन कूद ही नहीं पाते? बेचारे इलेक्ट्रॉन इतनी बड़ी खाई कूद ही नहीं पाते, इसलिए कंडक्शन नहीं होता। तो फिर सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच में आते हैं, जैसा कि नाम से ही लगता है। बिल्कुल, सेमीकंडक्टर बीच का रास्ता अपनाते हैं। यहाँ खाई तो है पर छोटी है। एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, मतलब ईजी 3 ईवी। इसका मतलब है कि अगर हम थोड़ी सी एनर्जी दें, जैसे कि कमरे का तापमान या थोड़ी लाइट, तो इलेक्ट्रॉन इस खाई को कूद के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। और थोड़ा बहुत करंट बहने लगता है। एग्जैक्टली। परीक्षा के लिहाज से इसमें से क्या सबसे जरूरी है? 2 वैल्यूज एकदम याद कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव सवालों में सीधी पूछी जाती हैं। सिलिकॉन SI के लिए एनर्जी गैप होता है 1.1 ईवी। 1.1 ईवी? और जर्मेनियम GE के लिए होता है 0.7 ईवी। और हाँ, यूनिट का खास ध्यान रखना, ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल्स नहीं। ठीक है, तो ये तो हुए प्योर सेमीकंडक्टर्स जिन्हें हम इंट्रिंसिक कहते हैं। पर इनसे तो काम नहीं चलेगा क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है। तो इसे बेहतर कैसे बनाया जाता है? यहीं से असली खेल शुरू होता है, जिसे हम डोपिंग या मिलावट का खेल कहते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम उसमें बहुत कंट्रोल्ड तरीके से कुछ अशुद्धियां, मतलब इम्प्योरिटीज मिलाते हैं। एक मिनट, मिलावट या इम्प्योरिटी तो आमतौर पर एक खराब चीज मानी जाती है, दूध में पानी मिलाना या सोने में तांबा। यहाँ ये फायदेमंद कैसे हो गई? ये बहुत ही शानदार सवाल है। यहाँ मिलावट का मतलब गंदगी मिलाना नहीं है, बल्कि एक खास तरह का एलिमेंट बहुत कम मात्रा में मिलाना है। कितना कम? लगभग 1 मिलियन में 1 एटम। ये इतनी कंट्रोल्ड होती है कि सिलिकॉन का बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं होता, बस उसकी कंडक्टिविटी लाखों गुना बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये एक बहुत ही फायदेमंद सौदा है। बिल्कुल। तो ये मिलावट 2 तरह की होती है, N टाइप और P टाइप। हाँ, पहला है N टाइप, जब हम प्योर सिलिकॉन, जो कि ग्रुप 14 का एलिमेंट है, में कोई पेंटावैलेंट अशुद्धि, ग्रुप 15 वाली? हाँ, ग्रुप 15 जैसे फॉस्फोरस
इसके बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन करंट को बढ़ाता है? एकदम। इसलिए एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स ई नेगेटिव होते हैं। और पी टाइप में इसका लॉजिक उल्टा होगा? बिल्कुल। पी टाइप बनाने के लिए हम ट्राइवैलेंट अशुद्धि यानी ग्रुप 13 मिलाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम। ठीक है। इनके बाहरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 बॉन्ड तो बना लेते हैं, पर चौथे बॉन्ड के लिए एक जगह खाली रह जाती है। उस खाली जगह को होल कहते हैं ना? हाँ, उसे होल H+ कहते हैं, जिसे हम एक पॉजिटिव चार्ज की तरह मानते हैं। इसलिए पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। इसमें कोई ऐसी बात है जहां स्टूडेंट्स अक्सर गलती करते हैं? हाँ, और ये इस चैप्टर का सबसे बड़ा कंसेप्चुअल ट्रैप है। अच्छा। यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है और एग्जामिनर इसी का फायदा उठाता है। एंड टाइप नाम सुनकर लगता है कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड होगा और पी टाइप पॉजिटिवली? लेकिन ये पूरी तरह गलत है। एन टाइप और पी टाइप दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ये तो काफी दिलचस्प है, ऐसा क्यों? देखिए, ये नाम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को बताते हैं, मतलब करंट कौन लेकर जाएगा। लेकिन जो एटम हमने मिलाया है उसमें जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो ओवरऑल एटम और पूरा क्रिस्टल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहता है। समझ गई, मतलब एटम तो न्यूट्रल ही है। हाँ, इस पॉइंट पर सवाल लगभग हमेशा आता है। ओके, तो अब हमारे पास 2 तरह के बेहतर मटेरियल हैं, एन टाइप और पी टाइप। अब इनसे हम सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या बना सकते हैं? एन जंक्शन डायोड। अच्छा। जैसे हम पी और एन को जोड़ते हैं, एक बहुत ही रोचक घटना होती है। एन साइड के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पी साइड के ज्यादा होल्स की तरफ भागते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। अच्छा। जहां ये मिलते हैं वहां एक पतली सी लेयर बन जाती है जिसमें कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं बचता। इसी लेयर को हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। और इसकी वर्किंग को बायसिंग कहते हैं, राइट? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे जरूरी टॉपिक है। डायोड कैसे काम करेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे बैटरी से कैसे जोड़ते हैं। इसी को बायसिंग कहते हैं। पहला है फॉरवर्ड बायस। अच्छा। जब हम डायोड के पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। पी फॉर पॉजिटिव? बिल्कुल, पी को प्लस से, एन को माइनस से। इससे क्या होता है? ऐसा करने पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होल्स को और नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को जंक्शन की तरफ धक्का देता है। तो वो लेयर, इससे वो डिप्लीशन लेयर पतली यानी थिन हो जाती है और करंट आसानी से बहने लगता है। और ये करंट मिली एम्पियर में होता है? हाँ, ये करंट अच्छा खासा होता है, इसलिए इसे हम मिली एम्पियर MA में नापते हैं। और रिवर्स बायस में हम कनेक्शन उल्टे कर देते हैं, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से। हाँ, और ऐसा करते ही बैटरी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन से दूर खींचती है। तो डिप्लीशन लेयर और मोटी हो जाती होगी? बिल्कुल, डिप्लीशन लेयर और ज्यादा मोटी, थिक हो जाती है। करंट लगभग रुक जाता है। सिर्फ माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से एक बहुत छोटा सा लीकेज करंट बहता है, जिसे हम माइक्रो एम्पियर μA में नापते हैं। तो फॉरवर्ड बायस में करंट आसानी से बहता है और रिवर्स बायस में लगभग नहीं। इसका मतलब ये है कि पीएन जंक्शन करंट के लिए एक वन वे स्ट्रीट या एक तरह के वाल्व जैसा काम करता है। क्या बात है! ये सबसे बेहतरीन एनालॉजी है इसे समझने के लिए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व है जो करंट को सिर्फ एक दिशा में जाने की इजाजत देता है। अच्छा। और हाँ, यहाँ से एक PYQ अलर्ट है। सवाल सीधा आता है, ड्रॉ VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ ऑफ अ PN जंक्शन। ये पहले आया है? ये ग्राफ 2019 और 2022 में आ चुका है। फॉरवर्ड और रिवर्स बायस दोनों का ग्राफ एक साथ बनाने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। करंट के लिए वन वे स्ट्रीट, ये तो बहुत काम की चीज लगती है। इसका सबसे कॉमन इस्तेमाल कहाँ होता है? क्या हमारे फोन चार्जर में इसका कोई रोल है जो AC को DC में बदलता है? आपने बिल्कुल सही जगह निशाना लगाया है। इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन है रेक्टिफायर, जिसका काम ही AC को DC में बदलना है। अच्छा। और मैं आपको बता दूं, फुल वेव रेक्टिफायर बोर्ड एग्जाम का 5 नंबर का गारंटीड सवाल है। 5 नंबर का? तो ये तो बहुत जरूरी हो गया। बहुत ज्यादा। तो ये 2 तरह के हैं, हाफ वेव और फुल वेव। ठीक है। हाफ वेव रेक्टिफायर AC इनपुट की सिर्फ आधी वेव को ही पास करता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर, जिस पर 5 मार्क्स गारंटीड का PYQ टैग लगा लीजिए, मतलब ये सबसे जरूरी है। हाँ, ये AC इनपुट की दोनों हाफ साइकिल्स को यूज करता है। इसका सर्किट डायग्राम, इनपुट आउटपुट वेव फॉर्म और इसकी पूरी वर्किंग, ये सब कुछ पूछा जाता है। ये भी रिपीट हुआ है? ये 2020 और 2023 में आ चुका है। इसमें फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट भी बहुत जरूरी है शायद। बहुत जरूरी, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। फुल वेव रेक्टिफायर में क्योंकि दोनों साइकिल्स यूज हो रही हैं,
आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी की डबल हो जाती है। F out equals to 2 into Fn। बिल्कुल, इसे जरूर याद रखें। ठीक है, तो ये तो हो गया AC-DC कन्वर्जन। क्या इस जंक्शन का कोई और भी स्पेशल इस्तेमाल है? मैंने जीनर डायोड के बारे में सुना है। हाँ, जेनर डायोड एक स्पेशल पीएन जंक्शन है जो एक बहुत खास काम के लिए बनाया गया है। ये एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। मतलब अगर इनपुट वोल्टेज घट बढ़ रहा है तो ये उसे एक कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज पर फिक्स कर देता है। अच्छा, वोल्टेज को स्टेबल रखता है। हाँ, हमारे मोबाइल चार्जर से लेकर लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में इसका इस्तेमाल होता है। इसमें एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बात क्या है जिस पे ध्यान देना है? एक कॉमन मिस्टेक है जिससे बचना है। हमेशा याद रखें, जीनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में ही काम करता है। हमेशा रिवर्स बायस? हमेशा। कई बार होशियार बच्चे भी सर्किट डायग्राम में बैटरी उल्टी लगा के आसान से नंबर गंवा देते हैं। जीनर डायोड मतलब रिवर्स बायस, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो हमने सिलिकॉन से शुरुआत की, उसे डोप करके पीएन जंक्शन बनाया और उससे रेक्टिफायर और रेगुलेटर जैसे डिवाइस भी बना लिए। ये सब तो करंट को कंट्रोल करने की बातें हुई, पर ये डिवाइस सोचते कैसे हैं? यहीं पे लॉजिक गेट्स आते हैं ना? बिल्कुल। अब हम एनालॉग दुनिया से डिजिटल दुनिया में कदम रख रहे हैं, 0 और 1 के खेल में। ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है। और एग्जामिनर का भी। ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए ये एक हॉट टॉपिक है। तो 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, OR, AND और NOT गेट। हाँ, पहला OR गेट। इसका लॉजिक है एडिशन जैसा, y = a + b। अगर कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 होगा। कोई भी एक ऑन तो आउटपुट ऑन। सही। दूसरा है एंड गेट। इसका लॉजिक है मल्टीप्लिकेशन जैसा, y = a × b। इसमें आउटपुट 1 तभी होगा जब दोनों इनपुट 1 होंगे। और तीसरा है नॉट गेट, जो सबसे सिंपल है। ये एक इन्वर्टर है, जो भी इनपुट देंगे उसे उल्टा कर देगा, 1 को 0 और 0 को 1। और NAND और NOR गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स क्यों कहते हैं? उन्हें यूनिवर्सल इसलिए कहते हैं क्योंकि आप सिर्फ NAND गेट्स या सिर्फ NOR गेट्स का इस्तेमाल करके कोई भी दूसरा गेट, मतलब एंड और नॉट, सब बना सकते हैं। अच्छा, वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हाँ, वो पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। यहाँ सिंबल बनाते वक्त कोई कॉमन मिस्टेक होती है? बिल्कुल, और यहाँ मार्क्स कटने का बहुत ज्यादा चांस होता है। ये मत करना वाली मिस्टेक है ये। NAND, NOR और NOT गेट के सिंबल में आउटपुट पर एक छोटा सा बबल यानी गोला होता है। वो छोटा सा सर्कल? हाँ, ये बबल ही नॉट ऑपरेशन को दिखाता है। बच्चे अक्सर जल्दी में ये बबल बनाना भूल जाते हैं और एंड गेट को NAND समझकर मार्क्स कटवा लेते हैं। तो वो छोटा सा गोला ही नॉट का जादू है। उसे भूल गए तो नंबर चले जाएंगे। ये तो हुई डिवाइस के अंदर की बात, पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक जानकारी भेजने का सिस्टम कैसे काम करता है? अब हम इस यूनिट के दूसरे हिस्से यानी कम्युनिकेशन सिस्टम पर आ गए हैं। ये चैप्टर खास तौर पर बिहार बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले इसका ब्लॉक डायग्राम समझना होता है। उसका क्रम क्या होता है? इसका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले होता है इंफॉर्मेशन सोर्स, फिर ट्रांसड्यूसर, फिर ट्रांसमीटर, फिर चैनल, फिर रिसीवर और आखिर में यूजर। इसमें ट्रांसड्यूसर क्या करता है? ट्रांसड्यूसर बेसिकली एनर्जी का कन्वर्टर है, जैसे माइक जो हमारी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। मुझे ये मॉड्यूलेशन हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा है। हम अपनी आवाज को सीधे क्यों नहीं भेज सकते? इसे किसी कैरियर वेव पर बिठाने की क्या जरूरत है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। देखिए, आपकी आवाज का सिग्नल एक कमजोर, कम एनर्जी वाला सिग्नल है। इसे अगर आप सीधे भेजने की कोशिश करेंगे तो ये कुछ मीटर जाकर ही खत्म हो जाएगा। इसे ऐसे समझिए। बताइए। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक छोटा सा कागज का जहाज है। ये आपकी आवाज का सिग्नल है और आपको उसे एक बड़ा समंदर पार भेजना है। क्या वो जा पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप उस कागज के जहाज को एक बहुत बड़े कार्गो शिप पर रख दें, जो कि हमारी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है, तो आसानी से समुद्र पार कर जाएगा। मॉड्यूलेशन बिल्कुल यही काम करता है। ये आपके कमजोर सिग्नल को एक मजबूत हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज कर देता है ताकि वो लंबी दूरी तय कर सके। वाह, ये एनालॉजी तो बहुत बढ़िया है। इसमें कोई फॉर्मूला है जो याद रखना है? हाँ, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला है μ = AM/AC। AM/AC। हाँ, और एक बहुत जरूरी कंडीशन है कि डिस्टॉर्शन से बचने के लिए म्यू की वैल्यू हमेशा 1 या उससे कम होनी चाहिए। मतलब μ < 1। बहुत बढ़िया।
तो एक बार जल्दी से रीकैप कर लेते हैं कि किन बातों का खास ध्यान रखना है। वो मस्ट डू टॉपिक्स कौन से हैं? बिल्कुल। सबसे पहले PYQ रिपीट जोन को देख लेते हैं। PN जंक्शन का VI ग्राफ, फुल वेव रेक्टिफायर का पूरा डायग्राम और वर्किंग, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अंतर और लॉजिक गेट्स के ट्रूथ टेबल। खासकर नैंड और नॉर के। हाँ, खासकर नैंड और नॉर के ये सवाल बार बार आते हैं। और वो कॉमन मिस्टेक्स जिनसे बचना ही बचना है। हाँ, इन गलतियों से बचें। पहली, N टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, नेगेटिव नहीं। ठीक है। दूसरी, जेनर डायोड हमेशा रिवर्स बायस में ही लगाया जाता है। हमेशा। तीसरी, नैंड और नॉर गेट में आगे वाला बबल बनाना ना भूलें। और चौथी, एनर्जी गैप की यूनिट EV है, जूल्स नहीं। यूनिट का हमेशा ध्यान रखें। कोई आखिरी सलाह जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे? बस यही कहूंगा, ये चैप्टर रटना नहीं समझना है। डायग्राम बनाओ, नंबर पाओ। इस यूनिट में डायग्राम्स बहुत जरूरी हैं। फुल वेव रेक्टिफायर हो, लॉजिक गेट का सिंबल हो या कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम। इन्हें बनाने के लिए शार्प पेंसिल का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, ताकि सब कुछ साफ सुथरा दिखे। यहाँ प्रेजेंटेशन के भी नंबर मिलते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इस तरीके से रिवाइज कर लिया तो यहाँ से मार्क्स छूटने का चांस बहुत कम हो जाता है। याद रखिए, पढ़ाई कहीं से भी हो, रिवीजन होगा यहीं से। बिल्कुल। माइंड मैप वाला को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ज्वाइन करें स्लाइड्स और डिटेल्ड नोट्स के लिए। परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिए, पढ़ो कहीं से, रिवीजन होगा यहीं से। माइंड मैप वाला को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम पर जुड़े रहें स्टडी मटेरियल्स के लिए। थैंक यू।